आए न मालमवा। अबू को मना भी किया था मैंने कि तैमूर जैसे शख्स को ना छेड़े। क्या होगा अब? क्या हासिल हो गया हमें? इस तलाक से क्या मिलेगा हमें? हाँ, तैमूर को एक मौका जरूर मिल जाएगा हमें ब्लैकमेल करने का। तुम्हारे अब्बू की तबीयत आजकल बिल्कुल ठीक नहीं रहती। ज़हनी दबाव ने उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला है। बीमारी की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है और अब ये नई परेशानी सर पर आ गई है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस घर में हर परेशानी की वजह मैं हूं। अब वो बीमार भी मेरी वजह से। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जी क्यों रही हूं? मर क्यों नहीं जाती मैं? नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह अपनी नाशुक्री करने वाले बंदों से नाराज होते हैं। अगर तुम अपने अब्बू की मदद करना चाहती हो और उन्हें खुश देखना चाहती हो तो अपनी जिद और अना को एक जानिब रखकर दुनिया के साथ चलो। क्या मतलब? देखो मेरी जान, बुरा मत मानना। पहले भी तुम्हारी जिद और अना की वजह से हम नौमान जैसा अच्छा रिश्ता गंवा चुके हैं। बेटा, अपने फायदे और बेहतरी के लिए लोगों से मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं है। ताल्लुकात बढ़ाने पड़ते हैं। अम्मी, मुझे दुनिया से बहुत डर लगता है, तभी मैं लोगों से अलग थलग रहती हूँ। बेटा, ये तो तुम गलत करती हो ना। अब मिसेस असफंदियार को देख लो, कितने ऊंचे स्टेटस की मालिक है, कितना बड़ा बिजनेस है, घर है, सब कुछ है उनके पास, और वो कितने अरसे से अपने घर बुलाने पर इसरार कर रही है, लेकिन तुम हो कि जाने के लिए राजी नहीं हो रही। क्यों 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाने पे तुली हुई हो? उनकी दावत कबूल कर लो ना बेटा। लेकिन अम्मी, लेकिन कुछ नहीं। ये भी तो सोचो कि वो हमारे किस कदर काम आ सकती है। और उन्होंने अपने मुंह से तुम्हें नौकरी दिलवाने की बात तो की है। जब वो नौकरी दिलवा सकती है तो तैमूर के मामले में भी हमारी मदद कर सकती है। बेटा, अमीर लोगों की पहुंच भी ऊंची होती है। अच्छा, अब ज्यादा मत सोचो ना। अगर तुम इजाजत दो तो मैं उन्हें फोन करके बता दूं कि हम उनके घर दावत पर आने के लिए तैयार हैं। आप उसे घर क्यों ला रहे हैं? तो क्यों? घर ना लाओ? Wasn't he supposed to go abroad for treatment? अम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, उनको डॉक्टर को दिखा कर लाया। दूसरी टीम का हिस्सा बनेगी। Things are not always the way they seem. अगर है ना तो हमारा शौक खत्म हो गया। मतलब ये कि इस कमरे से बाहर निकलकर घर को संभाल। very well, अम्मी की बहुत तबीयत खराब, जाना, उसको अब सीधा उनकी देखभाल तो दूर की बात, that's it. उनका हाल पूछना तुमने गवारा नहीं किया। आखिर ये सब कुछ करके क्या क्या साबित करना चाह रही हो तुम? हाँ, बोलो। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं ना। क्यों? मैं क्यों संभालूं इस घर को? तुम्हारी जिंदगी में मेरी हैसियत ही क्या है? जिंदगी देनी पड़ती है अपने शौहर की नजरों में सुरखरू होने के लिए। तुमने तो आज तक इस घर में अपना मुकाम नहीं बनाया। जब शौहर के दिल पर कोई और औरत राज करे तो बीवी जितनी भी जान लगा ले, शौहर के दिल में बिल्कुल जगह नहीं बना सकती। जब तुम ही मेरे नहीं हो तो मैं क्यों संभालूं तुम्हारे घर को? क्यों करूं तुम्हारी माँ की और तुम्हारे घर वालों की चापलूसी? नहीं करना मुझे ये सब कुछ, नहीं होता मुझसे दिखावा। यही तो मसला है। तुमने आज तक दिलो जान से मुझसे मोहब्बत ही नहीं की। मैं तो दूर की बात, मेरे घर वालों को अपनाने की कोशिश भी नहीं की। अब हमारा ताल्लुक इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है कि खैर, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास में, अपनी हरकतों से बाज हो जाओ, वरना क्या वरना? सब कुछ खो दो।
इस घर को और मुझे। अरीबा, मुझे लग रहा है कि हमें बहुत देर हो गई है। पहली बार जा रहे हैं मिसेस असफंदियार के पास। टाइम भी दे दिया था उन्हें। अब देर से पहुंचेंगे तो उनपे कितना बुरा तासुर पड़ेगा ना। क्या हो गया अम्मी? मिसेस असफंदियार के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं है, पहुंच जाएंगे। कोई और हो ना हो, लेकिन तुम खुद को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से कम तो नहीं समझती हो। पता नहीं कौन सा कीड़ा समाया है तुम्हारे दिमाग में। खुदा खुदा करके अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ना शुरू हो रहा है, और तुम हो कि तुम्हारे नखरे खत्म होने का नाम नहीं लेते। बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। हमेशा कुएं के मेंढक की तरह रहना तुम लोग। अच्छा फिक्र मत करें, पहुंच रहे हैं। 5 मिनट लगेंगे और कितना रास्ता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। जीती रहो। दिल खुश कर दिया तुमने आज मेरा। जब से मिलकर गई हो ना, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने से ओझल ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है न जाने कब से जानती हूं मैं इस बच्ची को। बहुत अच्छा किया जो मिलने चली है। आंटी ये मेरी अम्मी है। जीती रहिए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आइए जी, अंदर तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके आने की। बैठिए, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी अब तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बहुत बेहतर हूँ। अल्लाह का शुक्र है। मैं क्या बताऊँ आपको, अरीबा तो जब से आपसे मिली है हर वक्त आपकी तारीफें करती रहती है। जब भी बैठती हूँ आपकी बातें करना शुरू कर देती है। मैंने सोचा कि मैं भी चल के देख लूं कि आप हैं कैसी। बहुत अच्छा किया आपने। अरीबा बहुत प्यारी बच्ची है। आपने अरीबा की बहुत अच्छी तरबियत की है। जो भी एक बार इस बच्ची से मिल लेता है गर्विदा हो जाता है इसका। हॉस्पिटल में बीमारी और तन्हाई के आलम में चंद लम्हों की मुलाकात बहुत गनीमत थी मेरे लिए। दरअसल मेरा पोता कारोबार के सिलसिले में बहुत मसरूफ रहता है। वो मुझसे प्यार तो बेहद करता है, पर क्या करें, कारोबारी मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। पता है आपको, कई कई हफ्तों हमारी मुलाकात नहीं होती बाज दफा। अरीबा, बेटा तस्वीर में क्या देख रही हो? ये तस्वीर मेरे पोते की है। मेरा पोता मेरी कुल कायनात, मेरी जिंदगी है। ये मेरा सारिम है। सारिम नाम है इसका। राबिया, मिसेस असफंदियार घर पर हैं? जी उनके मेहमान आए हैं। मेहमान? हाँ, पहली बार देखा, उन्हें लगता है कोई खास मेहमान है।
अच्छा ठीक है। मेरा बेटा और बहू बरसों पहले एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। सारे महज 5 साल का था जब मेरी कस्टडी में आया। बहुत लाड और प्यार से पाला है मैंने अपने पोते को। मैं ही इसका बाप हूं और मैं ही इसकी मां। बाहर से एमबीए करके आया था, आते ही पसंद की शादी कर ली। मैंने भी कोई एतराज नहीं किया, इसलिए कि लड़की हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से थी। लेकिन क्या? किस्मत को इन दोनों का साथ मंजूर नहीं था। ये शादी 1 साल भी न चल सकी। मगर जो हुआ अच्छा ही हुआ। वो लड़की मेरे सारिम के काबिल ही नहीं थी। खैर, अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। ये अरे आप ये लो, खाओ और मरो। इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं जुलेखा बेगम। आधी जान रहती है, लेकिन ताने मारने से बाज नहीं आओगे। जबान लड़खड़ाने लगी है, लेकिन जहर उगलना नहीं छोड़ा। खुदा जाने कब जान छूटेगी इस दिन रात की मशक्कत से। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है जुलेखा। बहुत ज्यादतियां की है तुमने मुझ पर, बहुत जुल्म ढाए तुमने। अब ये मेरा नाकारा वजूद इसी तरह बिस्तर पड़े सालों तुमसे इंतकाम लेता रहेगा। इतने जुल्म सहने के बाद अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे इंतकाम लेने के लिए। तुमने तौबा तौबा, कब्र में पांव लटकाए बैठे हो, लेकिन कितनी कमजरफी की बातें कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। लेकिन तुम क्या जानो शर्म, हया और गैरत किस चीज का नाम होता है। अरे जरा सी भी हया और गैरत होती ना तो उसी दिन जाकर डूब मरते जब तुम पर इतना नीच और घटिया इल्जाम लगा था। चलो शुक्र है तुमने ये तो तस्लीम किया कि वो महज एक इल्जाम था। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा छोटा लाडला बेटा, उसने खर्चा भेजने से इनकार कर दिया है। बाहर जाते ही तोते की तरह आंखें फेर ली। और वो तुम्हारा बड़ा लाडला बेटा, समझो सांप को आस्तीन में पाल पोस कर दूध पिला रही है। पता नहीं, हो सकता है किसी दिन बीवी को जुए में हार आए, या हो सकता है मेरा ही गला दबा दे। उसका तो कोई भरोसा नहीं है। हूबहू तुम्हारी कॉपी है, तोता चश्म, मतलब परस्त और खुदगर्ज। उससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तुमसे तो इतना भी ना हो सका अब्दुल रशीद। पुरखों की जायदाद हमारे नाम कर देते। ऐसी दौलत का क्या फायदा जो मुश्किल वक्त में बीवी बच्चों के काम ना आ सके। मेरी जायदाद तुम जैसे खुद कर्ज और लालची लोगों के काम ना आ सकी, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं। अलबत्ता इस बात की खुशी मुझे जरूर है कि किसी के मुश्किल काम में मेरी जायदाद जरूर काम आए। किसी के? क्या मतलब? किसके काम आएगी? वही जो इसकी सही हकदार है। तुम किसकी बात कर रहे हो अब्दुल रशीद? मैंने अपनी सारी जायदाद
हरीबा के नाम लिखती है और सारे कागजात भी उसे दे दिए। अब मेरे पुरखों की जायदाद की वही वारिस है और यही मेरी वसीयत है। निकल जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। तुम? वो मैं कोई काम है क्या सारिम से? सारिम तो घर पे नहीं है। ऑफिस में मुलाकात नहीं हुई क्या तुम्हारी उससे? वो एक्चुअली मैं आज ऑफिस नहीं गई। मेरा आज शाम को बर्थडे है। आपको और सर को इनवाइट करने आई थी। ये इनविटेशन कार्ड यहाँ रख दो। आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो बेटा, मेरी तो कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, और रहा सारिम, उसको तो बहुत अरसा हो गया वो कोई सोशल गैदरिंग अटेंड नहीं करता। मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं आ सकेगा। इट्स ओके। इनवाइट करने का शुक्रिया। बार बार हमारे घर आती है और हमसे दोस्ती करना चाहती है, जैसे हमें इसके इरादे की खबर ही ना हो। ये लड़की मेरे सारिम के ऑफिस में जॉब करती है। जब देखो हीले बहाने से मेरे और सारिम के इर्द गिर्द रहने की कोशिश करती है। अब आपसे क्या छुपाना मैं? मेरा पोता ठहरा सीधा साधा और मासूम। अरे वो भला इन लड़कियों के इरादों को क्या समझे। हाँ, एक बार पहले भी ठोकर खा चुका है। मैं नहीं चाहती कि इसे दोबारा किसी तेज तरार लड़की का साथ मिले। एक आंख नहीं भाती ये लड़की मुझे। हेलो नुमान, कहाँ हो तुम बेटा? यही हूँ अम्मी, जरा काम से निकला हूँ बाहर। तुम सुबह से फोन नहीं उठा रहे हो। मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रही हूँ और ऑफिस में भी नहीं हो तुम। आखिर हो कहाँ? यही हूँ। ये क्या बात हुई? यहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? बाहर हूँ, सड़कों की खाक छान रहा हूँ मैं। और कहाँ जाना है मुझे? क्या मतलब? क्या फिर से कोई लड़ाई हुई है तुम्हारी हिना से? ये पूछे कि कब लड़ाई नहीं होती। अम्मी, मेरा घर आने को दिल नहीं चाहता, ऑफिस में काम करने को दिल नहीं चाहता। मैं यकीन करें, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। नुमान, ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि हिना बिल्कुल ठीक है। तुम घर से, काम से, हिना से, हत्ता कि अपनी माँ से भी बेजार हो गए हो। एक बात कान खोलकर सुन लो नुमान, तुम जिस भी चक्कर में हो उसका अंजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना तुम्हारे लिए, ना हिना के लिए और ना ही सना के लिए। समझे तुम? मैं नहीं मानता। अब्बू की जायदाद कब की बिक चुकी है, अब्बू कब के लुट चुके हैं। झूठ बोल रहे हैं हमसे वो, ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में हमसे खिदमतें करवा सकें। एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर माँ को अपना शादीशुदा बेटा जन्मुरीद क्यों लगता है? दामाद तो बेटियों के आगे दो मिलाते हुए चाहिए, और बेटे की साफ गोई हमेशा जन्मुरीद ही लगती है। वाह। अम्मी जान छोड़े ना, कल मैं बाजार जाऊंगी और आपके लिए एक अच्छी सी इम्पोर्टेड साड़ी लेके आऊंगी। राधिया ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है अम्मी। तो ये कौन सी नई बात है? तुम्हें तो अब आदी हो जाना चाहिए ऐसी बातों का। तुम तो शायद पैदा ही धोखे खाने के लिए हुई हो।